हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है घर और परिवार। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है। अगर आप किसी और बुक से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली इग्नू की बुक से, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं पढ़ने के बाद। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही मैसिव सा कर रखा है। पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें ले रखी है, और काफ़ी सारी टेक्निकल फॉर्म्स यूज़ कर रखी है यहाँ पे, जो समझने लायक नहीं है हमारे लिए। मतलब फालतू की है। अगर हमें कोई मेन चीज़ समझ में नहीं आएगी किसी भी चीज़ की, जो कॉन्सेप्ट है अगर वही समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो टेक्निकल जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं इसमें, वो कैसे समझ पाओगे आप। लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे बात करने की। आपको मैं एग्जांपल्स के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली बोल क्या रहा है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले, परिवार एक संस्था है। ठीक है। संस्था मतलब कोई एकेडमी, कोई स्कूल, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी। तो देखो, इसका मतलब क्या है। जो संस्था लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जो फैमिली है, जब हम पैदा होते हैं फैमिली में, तो बेसिकली हम एक समाज में पैदा होते हैं ना, जिसमें कि परिवार है, पूरा एक फैमिली होती है। उसकी एक अलग आइडियोलॉजी होती है किसी भी बात को लेके, है ना। सिद्धांत जो होते हैं सभी की फैमिली में अलग अलग होते हैं। कोई किसी को लेके चीज़ों को अलग समझता है, कोई किसी टॉपिक को लेके जो है उसके विचार अलग हो सकते हैं। इसी को हम संस्था कहते हैं ना, क्योंकि हम फैमिली में पैदा होते हैं। और जो बचपन से हमें सिखाते हैं पेरेंट्स की, भाई संस्कार जो है वो सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छूना, आशीर्वाद लेना, है ना, और मतलब इज्जत करना, ये सब चीज़ें, इसी को संस्था यहाँ पे कहा गया है। तो संस्था मतलब एक विशेष संस्था, मतलब यानी कि एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पे हमें सिखाया जाता है ना, फैमिली के अंदर। उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो आता है एक अभिपर्य जो है वो समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मिसिंग है कि परिभाषा दी हुई नहीं है यहाँ पे, यानी कि जो अर्थ है वो मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभिपर्य के अंदर यानी कि मतलब क्या होता है, यही अर्थ जो है हम इसको समझ लेते हैं कि ये अर्थ है। एक तरीके से इसको हम यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं कि ये अर्थ के बारे में आपको बताएगा। ठीक है। सवाल आपका अभिपर्य से बन सकता है, तो सब उलझन में मत रहना कि भाई क्या सर ने क्या बताया था कि, और ये क्या है। बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल आसान है। अर्थ, परिभाषा या जो अभिपर्य है वो उसका मतलब सेम ही होता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे भी पहली बात में ये कह रहा है कि जो परिवार है एक नामक अवधारणा का मुख्य रूप जो है, इसका अर्थ जो होता है वो होता है माता पिता इकाई, यानी कि अभिभावक, गार्डियन, ठीक है, होते हैं, और उनके बच्चों का प्रथम समूह होता है। तो फिर बेसिकली जो फैमिली है वो क्या है, वो एक समूह होती है। एक फैमिली जो है एक ग्रुप है, जिसमें कि माता पिता होते हैं और उनके दो बच्चे हो सकते हैं, या एक बच्चा हो सकता है, या और भी ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हम परिवार कहते हैं। ठीक है। एक घर में ये आप देखते हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं तो गांव में रहता हूँ, यहाँ पे तो जॉइंट फैमिली है ना, सभी एक साथ रहते हैं मिलजुल के। हाँ, डेफिनेटली वो भी होता है। देखो, अभी जो मेथड है वो बदल गए हैं, है ना। अभी आप ज़्यादातर सिंगल्स फैमिली ज़्यादा देखते हो, क्योंकि लोग जो हैं, जो परिवार है वो अलग होते जा रहे हैं। और जो सिंगल फैमिलीज़ बढ़ रही हैं लगातार, क्योंकि एक दूसरे का भार संभालना इतना वो नहीं रहा है उसमें ना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो लोगों को लगता है कि यार अपने बच्चे ही पालना भारी है, तो हम अपने भाई के बच्चे क्यों पाले, उनको क्यों सोचे उनके लिए। तो ये एक धारणा बन गई है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। पर हम पश्चिमीकरण की तरफ जो जा रहे हैं ना, यानी कि जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सब देखा गया है कि सिंगल फैमिलीज़ पहले वहाँ से शुरुआत हुई थी। लेकिन अब वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोग इस चीज़ को तो फॉलो करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा इंडिया में। हाँ, जो गलत बातें होती हैं उनको बड़ी जल्दी हम फॉलो कर लेते हैं। ये एक गलत चीज़ है हमारे अंदर। फैमिली की ही बात कर रहे हैं लगातार, मैं कंटिन्यूसली वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। कभी आप सोच रहे हो कि टॉपिक से भटक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फैमिली की बात आ रही है इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो हमेशा, इसी को ही अगर आप अपने आंसर में लिखते हो तो डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे ना। एक, देखो, बुक की लैंग्वेज जो है वो एक अलग चीज़ है, वो एक दुनिया अलग है। आपको क्या करना होता है कि बुक से पढ़ के आपको अपनी खुद की एक विचार बनाने पड़ते हैं कि भाई ये बुक क्या कह रही है, इसके आधार पे मैं क्या चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूँ अपने दिमाग में, जो मुझे याद रहे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए। तो वो उसी हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और
पति पत्नी का विवाह होता है और बच्चों के बिना, बच्चों के बीच भाई बहन के संबंध होते हैं, यानी कि जो ब्रदरहुड होता है, ठीक है, सिस्टरहुड होता है, वो आप देखते हो फैमिली में प्यार प्रेम जो है उसकी बात कर रहा है ना। जो दो लोग होते हैं उनकी शादी होती है, ठीक है, शादी के बाद एक फैमिली बनती है उनकी अलग, ठीक है, फिर कुछ समय बाद बच्चे होते हैं, तो वो एक जो है फैमिली जो है बढ़ती है, वंश परंपरा जो है वो बढ़ती है आगे की तरफ। इसको यहाँ पे फैमिली कहा गया है आसान शब्दों में, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है कहीं से भी। हाँ, अगर आपको अभी भी दिक्कत है, परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप, या अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो अभी भी आप गूगल कर सकते हो इजीली, आपको वहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। परिवार के बारे में इजीली आपको वहाँ पे कंटेंट मिल जाता है देखने के लिए, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद भारत में संयुक्त और एकल परिवार, ये मैंने आपको अभी समझाया था कि जो जैसे कि गांव है वहाँ पे हम जॉइंट फैमिली देखते थे, है ना। जॉइंट फैमिली का सिद्धांत था हमेशा से, हमारा जो पारंपरिक जो अ, सोच है, हमारी जो पारंपरिक धारणाएं हैं वो यही थी, ठीक है। आप अपने जो फ्यूचर है, अपना जो, सॉरी फ्यूचर कह रहा हूँ, पास्ट है, उसको देखेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके फैमिली में कैसे रहते थे आप लोग बचपन में, तो वो बताएंगे कि हम सभी एक साथ रहते थे, है ना। यानी कि आपके फादर के जो है फादर होंगे, उनके भी फादर होंगे, वो सभी साथ में रहते होंगे, ठीक है। यानी कि 3 से 4 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं एक ही घर में, तो ये था। फिर देखो क्या होता है ना कि देखो जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो रह सकते हैं एक घर में, लेकिन जब बड़े होते हैं, उनकी जो है एज बड़ी होती है, वो कद बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, तो घर छोटा हो जाता है, तो उसके लिए उन्हें जो है अलग अपना एक सेपरेट घर बनाना पड़ता है। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, एक प्राकृतिक जो है नियम है, ये करना पड़ता है। और हाँ, शादी जब होती है तो वो भी उसको उसके लिए एक अलग कमरा चाहिए, है ना। शादी के बाद वो कमरे में भी नहीं रह पाएगा क्योंकि बच्चे हो जाएंगे कुछ समय बाद, फिर वो बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ेगा उसको, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसीलिए हम एकल जो परिवार है, यानी कि जो सिंगल फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया में, इसीलिए ये आया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ आपको। मेन कॉन्सेप्ट यही है इस बुक का, इस चैप्टर का, ठीक है, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि इस फैमिली 2 तरीके की होती है, एक तो सिंगल होती है और दूसरी एकल होती है, ठीक है। सिंगल और सॉरी जॉइंट होती है ना, जिसमें सभी जो पेरेंट्स होते हैं वो साथ में रहते हैं। देखो संयुक्त परिवार में कौन कौन साथ रहता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम फैमिली ट्री बनाते हैं ना, बचपन में हमने बनाया होगा बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने भी बनाया था। उसमें क्या होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है, फिर इनके बच्चे होंगे, यानी कि मान लो एग्जांपल के तौर पे 2 बच्चे हैं, ठीक है। ए है, यानी कि ये आपके फादर हैं और ये आपके फादर के भाई हैं, छोटे बड़े जो भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके चाचा या ताऊ। उसके बाद इनके 2 बच्चे हुए, यानी कि आपके पापा के 2 बच्चे हुए, या जितने भी हो गए एग्जाम्पल के लिए मान लो, यानी कि इसमें आप, एक आप हो और एक आपकी सिस्टर हो सकती है, इसमें भी 2 बच्चे पैदा हो गए, है ना। आपका सौतेला भाई, सौतेला या सगा भाई जो भी कह सकते हो, कहते हो आप अपनी फैमिली में, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये क्या है, ऐसे फैमिली जो है इसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। इसमें सभी लोग आते हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके 2 बच्चे हैं, ये साथ में रहते हैं इन दोनों के, ठीक है, फिर आप भी जो है उन्हीं के साथ में रहते हो, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जो जहाँ पे बड़े बड़े फैमिलीज़ होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, वहाँ पे तो ये पॉसिबल है, रह सकते हैं, लेकिन जैसे दिल्ली जैसे शहर हैं, इसमें जॉइंट फैमिली बहुत ही मुश्किल से एग्जिस्ट कर पाती है, रह पाती है। लड़ाई झगड़े होते हैं हर चीज़ को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके, ये हर फैमिली में है ना, हर जगह होता है। आज आप देखते हो कि पता नहीं क्यों इतना दिक्कतें हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि अपने बच्चे ही नहीं पल रहे हैं तो हम दूसरों के बच्चों को कैसे पाल सकते हैं ना। अब ज़्यादातर आप देखते हो कि जो हमारी फैमिली में जो मदर्स होती हैं वो ज़्यादा चिंतित रहती है इस चीज़ को, वो ज़्यादा झगड़ा करती है कि मेरे बच्चों को ये नहीं मिल रहा, उनको दे देते हो तुम जाके, ऐसा होता है। अगर जब आपकी शादी होगी, अगर आप मेल हो या फीमेल हो जो भी हो, तो आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप सच में जो है एक बीच में रह के चीज़ों को सोच पाओगे, अगर आप लड़की हो तो आप एक पुरुष के रूप में सोच के देखना कि क्या हालत होगी, ठीक है, कैसी हम जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं। या अगर आप एक मेल हो तो आप एक फीमेल की तरह लेके चलो अपने आप को, मतलब तरह नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ सोचना, ठीक है, अपनी धारणा जो है उसको अपनी तरफ रख के सोचो, या अपने आप को उनकी तरफ रख के सोचो कि वो क्यों सोच रही है ऐसा, ठीक है, या क्यों सोच रहा है ऐसा।
तो ये भी है, क्योंकि देखो हमेशा से ये प्राकृतिक जो हमारा भारत है यहाँ पे धारणा रही है पितृ सत्तात्मक की। क्यों? क्योंकि जो फादर है वो हमारा जो समाज है ना वो एक सामूहिक जो है ग्रुप समाज है, इसमें समाज साथ में रहता है ना, जो फैमिलीज होती हैं, जो क्योंकि जो पुरुष है वो फैमिली को नहीं, साथ साथ में अपने जो समाज है उसको भी लेके चलता है। लेकिन पुरुष जो महिला होती है, सॉरी, महिलाओं के अंदर ऐसा नहीं होता है। महिला सिर्फ अपनी फैमिली को लेके ही पॉजिटिव रहती है, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है। तो उनकी एक अपनी एक सोच है, अपनी एक धारणा है, ठीक है। लेकिन इसी को हम समाज कहते हैं, इसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। हाँ, लड़ाई झगड़े होते सबके घर में होते हैं, कभी कभी कलेश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कभी जो है एकल फैमिली में जो है दोनों को बदलाव करना पड़ जाता है कि अलग अलग हो जाओ, कोई बात नहीं, सेपरेट होना पड़ेगा। या फिर क्या होता है कि एक घर जैसे कि पूरा एक मकान है, पता चल रहा है 150 गज का, तो उसमें से जो है आधा आधा दो भाइयों ने बांट लिया, तो ये करना पड़ता है, फिर वो एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद परिवार में, भारत में परिवार संबंधी दृष्टिकोण के बारे में बता रहा है। ये जो है एक ऐसा टॉपिक है, इसमें पाठ विषयक दृष्टिकोण के बारे में ये बताता है। यहाँ पे क्या है, टेक्सचुअल एनालिसिस जो एक थ्योरी, एक तरीके से ये आप समझ लो, ये एक मेथड है, ठीक है। ये एक तरीका है किसी भी चीज़ को स्टडी करने का। तो यहाँ पे जो भारत है उसमें जो फैमिलीज़ है उनको स्टडी करने का एक तरीका यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है हम स्टडी करते हैं। पहला जो है पाठ्य विषयक दृष्टिकोण, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास सब्जेक्टिव में है ना, लिखी हुई है, उस पर हम विश्वास करते हैं। पहली चीज़ जैसे कि ग्रंथ हो गया, है ना, ग्रंथ लिखे होते हैं, हमारी फैमिलीज़ के बारे में लिखे होते हैं कि कैसे फैमिली चलती है या क्या क्या होता है फैमिली में। कुरान के अंदर लिखे होंगे फैमिली कैसे, मतलब कैसे शादी होगी वगैरह वगैरह, जो भी फैमिली से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे लिखी होती है। रामायण है, गीता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बाइबल है। इसमें आपको एक पोर्शन जरूर मिलेगा जिसमें आपको फैमिली के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, पाठ्य विषयक दृष्टिकोण है। इसमें हम फैमिली की जो अलग अलग विषय है ना उनको समझ पाते हैं कि जो सिंगल फैमिली है उसके अंदर क्या, ऐसा क्यों है कि हम सिंगल फैमिली ही रहते हैं, और अब जो परिवर्तन हो रहा है एकल फैमिली के अंदर, है ना, यानी कि सिंगल फैमिली के अंदर, है ना, पहले जॉइंट फैमिली थी अब सिंगल हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये हमें जो है इन चीज़ों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई ऐसा क्यों था, कि भाई जो पहले फैमिली जो जो जॉइंट फैमिली थी वो जॉइंट क्यों ही थी, अब बदल क्यों गई है। तो ये जो है आपको एक ओवरव्यू देते हैं चीज़ों का, जिसको हम टेक्सचुअल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको टेक्सचुअल एनालिसिस कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा टॉपिक है यहाँ पे आपका ये क्षेत्रीय विषयक दृष्टिकोण। यहाँ पे क्या है, एक खास एरिया के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि कोई भी क्षेत्र, जैसे कि कोई भी कंट्री हो गई या कोई भी राज्य हो गया, इनको लेके हम बात करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि जो हमारी जो कल्चर है वो बदल गए हैं, है ना, फैमिली को लेके। अभी मैं आपको बता रहा था पीछे, हमारा जो संयुक्त परिवार था यानी कि जॉइंट फैमिली थी वो अब सिंगल फैमिली हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे के देशों को धारणा के रूप में ले लिया है। और जैसे कि पश्चिम के जो देश हैं, ठीक है, अमेरिका है, यूरोप है, मैं अक्सर इनका एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सबसे आसान चीज़ें हैं समझने के लिए इनका एग्जांपल लेना। इसमें क्या होता है, पश्चिमी देशों को एग्जांपल मान के जो है हमारे देश में भी वही चीज़ें लागू होती है ना, हम उनको फॉलो करते हैं, उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और रहने का स्टाइल क्या है, मेज पे बैठ के खाना खाना, ये सब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ये हम फॉलो करते हैं वहाँ से। इसी को हम कहते हैं क्षेत्रीय विषयक दृष्टिकोण, यानी कि किसी खास चीज़ को या खास क्षेत्र को लेके हम उसकी धारणा को अपने अंदर अपनाते हैं। वैसे ही फैमिली में भी होता है। फैमिली में भी हम जो है पहले जो संयुक्त परिवार थे अब वो सिंगल क्यों हो गए, क्योंकि हमने उनको देखा, है ना। चीज़ें देखने के बाद ही होती है। इंडिया में खासतौर पे ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हमारी धारणा वैसी बन जाती है कि यार वहाँ पर तो सिंगल फैमिली भी रह लेते हैं, वो उनकी फैमिली ज़्यादा अच्छी तरीके से रह पाती है ना, अलोन रहते हैं वो आराम से, और खर्चा कम करना पड़ता है, सेविंग ज़्यादा हो जाती है। ये हम देख के ना उनको इंस्पायर हुए हैं कि भाई देखो वो इतने आगे बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि वो सिंगल फैमिली है, अकेले रहते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी है। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जर्मन में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि वो सिंगल थे, अपनी फैमिली से अलग रह रहे थे, स्टडी के पर्पज़ से या कुछ भी कारण से, ठीक है, सिंगल रह रहे थे, या उनकी शादी हो गई, अलग रह रहे हैं, और उनकी वाइफ से उनका झगड़ा हो गया, उनकी वाइफ चली गई है किसी और के साथ। वहाँ पे तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, किसी और के साथ चले जाना,
है ना, किसी दूसरे मेल के साथ या किसी दूसरी फीमेल के साथ चले जाना। और जो एक पार्टनर रह गया है वो अपने आप को जो है सिंगल या अकेले रह नहीं पाता, अलोन नहीं रह पाता, जिसके चक्कर में वो सुसाइड कर लेता है ना, खुद को मार लेता है। तो ये घटना वहाँ पे होती है, क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज़ है, आप अपने जो दुख होते हैं, दर्द होते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आप अकेले हो, आप किसको बांटोगे अपना दुख, है ना। तो क्योंकि नॉर्मल लोग तो जैसे कि आप आपकी जो दोस्त मित्र हैं वो इतने घनिष्ठ नहीं हो पाते हैं आज, क्योंकि आप अकेले हो, है ना। आपकी फैमिली ही है जो लास्ट में आपको हेल्प करती है किसी भी चीज़ को समझने में, या उनको बताती है, एग्जांपल्स देती है कि यार ऐसे मत कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना। एक सिंपैथी तो देती है ना कि एटलीस्ट। तो वो जो है, हम यहाँ पे क्षेत्र विषयक दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे ये बात करते हैं, नहीं किसी विशेष क्षेत्र को लेके हमने स्टडी की, किसी समाजशास्त्र ने, किसी थिंकर ने, ठीक है, ये उसमें आता है ना। जैसे कि कोई समाजशास्त्री है, समाजशास्त्री, सोशोलॉजिस्ट या फिलोसोफर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो भी आप मान लो, ये लोग क्या करते हैं, किसी क्षेत्र में जाके स्टडी करते हैं और वहाँ के जो समाज होते हैं उनको एक जानते हैं कि ये जो समाज है ऐसा क्यों है, पहला कैसे था, अब इसमें बदलाव आया या नहीं आया, आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। इसको हम क्षेत्र विषयक दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अभी एग्जाम्पल और बहुत सारी चीज़ें बताने के बाद। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, इस वाले जो पार्ट है इसके अंदर लास्ट टॉपिक है प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का घरेलू विकास के चरण। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोसेस, है ना, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। जब आप किसी काम को करते हैं, यानी कि जब कोई काम बहुत बड़ा है तो आप क्या करते हैं, उसको प्रोसेस में बांट देते हैं, अलग अलग जो है टुकड़ों में बांट के फिर उस काम को करते हैं। यानी कि जब कोई काम बहुत बड़ा होता है, एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ाई करते हो इग्नू की, आप मास्टर्स करते हो या जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उसमें क्या होता है, वो उनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है ना। तो अलग अलग बुक्स को अलग अलग तरीके से बांटते हैं कि भाई एक महीना मैं इस बुक को दूंगा, एक महीना इस बुक को दूंगा, इस तरीके से। जो पहले से पढ़ना शुरू करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बाद में जो पढ़ते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं, वो सिर्फ 1 या 2 दिन देते हैं एक सब्जेक्ट को और उसको पढ़ते हैं। तो आप ये भी तो काम कर रहे हो ना कि एक प्रोसेस के तौर पे आप ले रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे भी यही होता है। कोई भी जो परिवार होते हैं, कोई भी फैमिली होती है, वो कभी भी एक स्टेबल नहीं रहती। यानी कि कभी भी कोई फैमिली हमेशा के लिए संयुक्त नहीं रह सकती। यानी कि सिंगल फैमिली या जो जॉइंट फैमिली की हम बात करते हैं, वो नहीं रह सकती। उसमें बदलाव आना ही आना है। एक दिन कोई फैमिली, जब अभी सिंगल फैमिली का चल रहा है, क्या पता कुछ सालों बाद, है ना, कुछ पीढ़ियों बाद फिर दोबारा से जो है जॉइंट फैमिली आने लगे, लोग साथ में मिलकर रहने लगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि बदलाव, चीज़ें जो होती है वो बदलती रहती है, हमेशा कभी भी स्टेबल नहीं रहती, सब में बदलाव आता है, समय के आधार पे, सोच के आधार पे, और जो विकास होता है उसकी वजह से बदलाव हमारे अंदर जो आता है उसको हम प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण कह रहे हैं। और यहाँ पे एक और टॉपिक है संयुक्त परिवार के विघटन की भ्रांति। बेसिकली विघटन की भ्रांति ये इम्पोर्टेंट नहीं रहता है आपके लिए, आप इसको लीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक संरचना के प्रकार के बारे में। ठीक है, टाइप्स के बारे में, कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कैसे बदलाव आप देखते हो, है ना, कैसे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे मेथड्स बताने वाला हूँ कि किस मेथड के द्वारा जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं या जो फिलोसोफर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, वो फैमिलीज़ को बांटते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले बता रहा है पितृवंशक परिवार। पहला परिवार कौन सा होता है, पिता के आधार पे, जिसमें कि पिता होते हैं, यानी कि आपके फादर होते हैं, ठीक है, और वो वंश संभालते हैं, ठीक है। फिर उनके बच्चे, यानी कि उनका जो सन होता है वो संभालता है। इसको हम पितृसत्तात्मक जो वंशागत परिवार कहते हैं, ठीक है। यानी कि फादर, उसके बाद उसका सन, फिर ये जो सन है ये फादर बन जाएगा, फिर इसके बच्चे होंगे, फिर वो संभालेंगे। तो ये जो है ना, ये पुरुष के आधार पर चलता है पूरा जो वंश होता है। फैमिली में, इंडियन में जो है फैमिली जो होती है वो नॉर्मली यही देखी जाती है कि पिता की ज़्यादा चलती है फैमिली में, जो महिला होती है, जो माँ होती है, उनकी कम चलती है। मानी उनकी जाती है, लेकिन फिर भी जो है, जो एटलीस्ट जो लास्ट डिसीजन होता है वो फादर का होता है। उसके बाद मातृवंश परिवार, ये क्या होते हैं, यानी कि ये माता के आधार पे बने होते हैं। जैसे कि आपकी मदर होगी इसमें,
ठीक है, आपकी मदर, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, शादी के बाद जो आपकी वाइफ होगी, ठीक है, आपकी वाइफ वो घर को संभालेगी, ठीक है, या फिर आप अगर लड़की हो तो आप जिस घर में जाओगे अगर वहाँ पे मातृवंश परंपरा है, यानी कि माता की चलती है, तो फिर एक समय बाद आपकी चलेगी, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशंस भी होते हैं, ये भी आप याद रखना। वाइफ वाले में क्या होता है कि तभी चलती है वाइफ की जब वाइफ बच्चा पैदा करती है, ठीक है, बच्चा भी कैसा, मेल, ठीक है, अगर वो लड़के को जन्म देगी तो उसकी जो ख़ानदान में जो हैसियत है वो बढ़ जाती है, मेल मेल पैदा करेगी तो। अगर वो लड़की पैदा कर देती है, ज़्यादा लड़की हो जाती है पहले, तो उसकी जो हैसियत होती है वो गिरने लगती है। ये भी जो है एक रूल होता है इन फैमिलीज़ में, ठीक है। और ये वाले में भी सेम ऐसा ही होता है, अगर आप पुरुष वाले हो तो वहाँ पे जो है मेल, यानी कि जो बच्चा होता है वो मेल होना चाहिए, ठीक है, तभी जो वंश है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दो तरीके के ये जो है आपको देखने को मिल गए। और फिर एक लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, ये आपको 3 टॉपिक बता रहा है बेसिकली एक ही के अंदर, एक जाति है, एक समूह है, एक परिवार है ना। मैंने तीनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अभी मैं बताता हूँ आपको। जाति बेसिकली क्या होता है, इसमें जो जाति होती है, जाति के जो लोग होते हैं उनमें जो एक विशेषताएं होती है, फीचर्स जो होते हैं वो लगभग समान होते हैं। उनकी भाषा एक जैसी होगी, उनकी जो वंश होगा वो एक जैसी होगी, जो परंपरा होगी, जो संस्कृति होगी, जो जो हिस्ट्री होगी उनकी, वो सभी की सेम होगी, ठीक है, एक जैसी होगी। तो इसलिए वो अपने आप को जाति कहते हैं, ठीक है, कि हम एक ही जाति के लोग हैं। ये वंश भी इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो एक जाति मतलब एक वंश, वो सभी एक ही वंश के लोग हो सकते हैं, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं बार बार, जैसे कि यादव है, तो जितने भी यादव हैं वो किसी एक पर्टिकुलर यादव वंश के बच्चे होंगे, ठीक है, उन्हीं को हम जाति कहते हैं, यानी कि एक ही जाति के लोग हैं। सरनेम के आधार पर बता रहा हूँ मैं, वैसे बहुत सारी जातियाँ हैं इंडिया में। उसके बाद समुदाय, जो ग्रुप्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये बेसिकली एक जैसा काम करते हैं, इसीलिए ये ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ऑफिस में जाते हो तो सभी ऑफिस में लगभग एक जैसा काम करते हैं, एक सभी काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया लोगों का, उसको हम ग्रुप कहते हैं। ऐसे ही धार्मिक आधार पे भी हो सकता है कि भाई ये धार्मिक आधार पे एक ही लोग हैं, यानी कि ग्रुप है। या फिर किसी पार्टी में आप जाते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाते हो, आप पार्टियों में जाते हो, रहते हो, आपकी धारणा उन्हीं की जैसी है, सोच जो है, तो वो आप उसी समूह के सदस्य हो, यानी कि उसी पार्टी के सदस्य माने जाओगे, इसी को हम समुदाय कहते हैं। परिवार मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है, इसकी आपको लोड नहीं लेनी है। आप नोट्स जब बनाओगे ना इस वाली बुक के, तो इस वाले चैप्टर के स्पेशली, तो आप एक काम करना कि शुरू में ही आप जो है, जो फर्स्ट जो जहाँ पे नाम लिखा है ना चैप्टर का, वहाँ पे आप जो परिवार है उसकी जो परिभाषा है वो लिख देना, आपको और इजी हो जाएगा समझने में। जो मैंने आपको बताया है वो आप याद रखते हुए चीज़ों को लिख देना। वीडियो देखते हुए अगर आपके पास बुक है तो डेफिनेटली आप उसको जो है हाईलाइट करते चले जाइए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि लिख सकते हैं साइड में। जो ये जगह बसती है ना, ये एरिया जो है बहुत बड़ा है, इसमें मैंने भी नोट बनाए थे पहले, तो यहाँ पे काफ़ी बच जाती है जगह, और शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं इजीली यहाँ पे, है ना, बड़े आराम से आप बना सकते हो। ये एग्ज़ाम में आपके बहुत काम आते हैं, मेरे भी काम आए थे, सॉरी, ठीक है। मतलब मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है ऐसे नोट्स बना के, क्योंकि देखो जो पेज जो हम यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, नोटबुक जो यूज़ करते हैं, इतने सारे पेड़ों को काटने के बाद बनती है ना, तो पर्यावरण को भी बचाना है हमारा काम है, हम युवा हैं, तो अब हम नहीं चाहेंगे कि आगे जाने वाली जो जनरेशन है हमें गालियाँ दे कि हमारे जो पूर्वज थे हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए। तो इसीलिए भी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नेचर को बचाएं। हमारे पास इतना बड़ा एरिया है ना, इसी के अंदर, तो हम क्यों ना इसी में ही लिख दें, ईजी रहेगा हमारे लिए, है ना। और कुछ जो बुक्स हैं उसको हम बचा लें, नोटबुक जो होती हैं उसको हम बचा सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए। पारिवारिक संरचना में परिवर्तन बेसिकली कैसे आया, जो चेंजेस हैं फैमिली में वो कैसे आए, ये ऐसे आए कि नारीवादी जो विचारधारा थी, ठीक है, फेमिनिज्म जिसको हम बोलते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा उछाल में है ये वाली जो धारणा है फेमिनिज्म वाली, इसकी वजह से जो परिवर्तन है फैमिलीज़ में वो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये जो विचारक थे, जो लोग थे, इन्होंने बहुत सारे विश्लेषण किए, एनालिसिस की, रिसर्च की, उसके बाद जो है इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि वो महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार है, इनकी जो भूमिका है फैमिली में कुछ भी नहीं है।
इनको कोई सम्मान नहीं मिलता, इनको कोई वैसे खास चीज़ नहीं मिलती जो इनको मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। जिसके बाद महिलाओं में एक अलग आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ इस चीज़ को लेके, और उन्हें अपनी हक मांगना शुरू किया। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। और उनके लिए जो पुरुष थे ना वो खड़े हुए, बेसिकली ये था, क्योंकि महिलाओं को तो अधिकार था ही नहीं कुछ भी बोलने का, तो उनकी जगह पुरुषों ने ली, और पुरुषों ने उनके लिए उनके हाथ बटाया उनके साथ, और उनके आंदोलन में उनका साथ दिया आगे बढ़ के। ठीक है, तो ये है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष प्रधान है तो वो ही सब कुछ कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हुआ था हिस्ट्री में। अगर आपको दिक्कत है तो आप फिर भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो फेमिनिस्ट हैं, वो ऐसा बोल सकते हैं कि आप फीमेल की जो साइड है वो नहीं लेते हो, मेल की साइड लेते हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं बड़ा ही ट्रांसपेरेंट टाइप का हूँ, और दोनों की साइड लेके मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा हुआ है कि पुरुषों ने ही, क्योंकि सबसे देखो पहले ये धारणा थी इंडिया में कि जो महिलाएं हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं था, और जो राजा महाराजाओं की जो वाइफ थी वो भी कहाँ बोल पाती थी, है ना। तो ये दिक्कतें थी इंडिया में, इसलिए पुरुषों ने ही जो है उनके लिए कदम उठाए, आगे बढ़े, है ना। ज्योतिबा फूले और ये सब लोग जो है आगे बढ़ के आए, स्कूल खोले, महिलाओं को पढ़ाया, तब जाके जो है चीज़ें बदली। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो अगर आप हो, ठीक है, एक पुरुष या एक महिला, तो डेफिनेटली आप इनको सलाम करेंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है हमारा, छोटा सा ये भी रह गया है, इसको भी कवर कर लेते हैं। वीडियो बड़ी हो गई है पर कोई बात नहीं, छोटी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको समझ में ना आए तो, है ना। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है इंग्लिश मीडियम में, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक से दूँ, और जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊँ। उसी तरीके से चैप्टर लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि परिवार संबंधी परिप्रेक्ष्य। यहाँ पे क्या है, अब बेसिकली थिंकर्स जो होते हैं उनके पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि भाई वो थिंकर्स जितने भी आप सुनते हो पढ़ते हो उनके बारे में, आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा थिंकर्स कौन है। समाजशास्त्री को थिंकर कहते हैं, कि जो अपने विचार प्रकट करते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, उसी को हम थिंकर कहते हैं। तो उन्होंने क्या करा है कि एक अलग अपना जो परिप्रेक्ष्य है वो यहाँ पे रखा है, जैसे कि व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या होता है, ये कुछ मेथड होते हैं, समाजशास्त्री हो गए, समाजशास्त्री ही इनका यूज़ करते हैं, थिंकर्स इनका यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर फील्ड पे जाके, इसके अंदर क्या होता है कि जो फील्ड होती है ना, ज़मीन पे ग्राउंड लेवल पे जाके जैसे रिपोर्टिंग करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे ही इनका काम है। ये क्या करते हैं, जो परिवार हैं उनसे जाके मिलते हैं, और उनकी जो आपबीती होती है उनसे सुनते हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना, कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या धारणाएं हैं इनके मन में, क्या सोच है, कैसे बनी है, इन सब चीज़ों को लेके ये फील्ड वर्क करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक फील्ड वर्क किया गया है, लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया है। किसने, एक व्यक्ति है मर्डॉक करके। ठीक है, 1949 में इन्होंने फील्ड वर्क किया था, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी जातियों को यहाँ पे स्टडी किया। ठीक है, और इस स्टडी के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसमें ये बताते हैं कि जो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यानी कि जो फैमिली होती है वो सभी समाजों में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी समाज बिना फैमिली के रह सकता है, नहीं रह सकता। आपको फैमिली चाहिए, आपको समाज चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे हमारे अंदर जो एक डीएनए होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, कि हम बिना इंसानों के रह नहीं सकते। आपको कोई जंगल में रहने के लिए बोल दे, बिल्कुल अकेले आप नहीं रह सकते। ठीक है, इम्पॉसिबल है। कोशिश कर लेना जाके, अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो। मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे करना भी नहीं है। ठीक है, ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करता मैं बिल्कुल भी। और दूसरा आता है टकराव परिप्रेक्ष्य, जैसे कि नाम से पता चल रहा है टकराव। इसमें क्या होता है, आप न्यूज़ वगैरह जब देखते हो टेलीविज़न में, अब तो न्यूज़ जो होती है वो फालतू की आती है, और डिबेट्स उसमें जो की जाती है वो भी फालतू की होती है। मैं यहाँ पे डिबेट की बात कर रहा हूँ। डिबेट परिप्रेक्ष्य या टकराव परिप्रेक्ष्य मतलब डिबेट होता है। जैसे कि डिबेट में नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं, बैठे होते हैं, किसी खास टॉपिक उनको देते हैं बात करने के लिए, उस पर वो बात करते हैं, बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ना, जो नियम कानून होते हैं डिबेट के, वो फॉलो नहीं करते, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट के लिए उतारू हो जा रहे हैं। या कभी कभी आप देखो डिस्कस भी होता है किसी टॉपिक को लेके कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को हम टकराव परिप्रेक्ष्य कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि साथ में बैठ के डिस्कस किया जाता है किसी टॉपिक पे, किसी खास टॉपिक पे, जैसे कि नारीवादी विशेषताएं हैं, नारीवाद है, उस पर हम बात करते हैं कि भाई नारियों की क्या भूमिका है फैमिली के अंदर, तो उसको लेके बात की गई थी। वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था टकराव परिप्रेक्ष्य में। तो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है इसमें एक कि भाई कौन जीता, ठीक है, या किसके जो फैक्ट थे ज़्यादा अच्छे थे, है ना, और किसने ये बाजी मान ली। इस तरीके के जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आप टकराव के अंदर देखते हैं, टकराव परिप्रेक्ष्य के अंदर, ठीक है। ये भी एक तरीके से मेथड ही आप कह सकते हो इसको, कि ये तरीका है बात करने का, रिसर्च करने का किसी भी चीज़ को। क्योंकि देखो, समाज को आप स्टडी कर सकते हो समाज में जाके, ठीक है, समाज में जाके इन द सेंस लोगों से बात करके, डिबेट करके, डिस्कस करके, अपने विचार बना के, बता के, उनको उनके विचार सुन के आप समाज को स्टडी कर सकते हो। बिना आप देखो, मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ एक, मैं ऐसे कमरे में बैठ के समाज को तो स्टडी नहीं कर सकता ना, मुझे उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है समाज को पढ़ने के लिए। तीसरा आता है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी जो परिवार होता है ना, उसकी एक अलग एथोलॉजी होती है, ठीक है, सोच होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो उसी को हम सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। आपकी जो सोच होती है वो आपकी फैमिली से बनती है ना, और आपकी फैमिली किस धर्म को, किस रिलीजन को फॉलो करती है, उनकी क्या विचार है किस चीज़ को लेके, वो भगवान में आस्था रखते हैं नहीं रखते हैं, ये सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है। यानी कि जो भी आप सोचते हो वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है आपकी फैमिली में जो सोच है उससे, है ना। हम सभी देखो, ये इस बात से कोई नकार नहीं सकता, हाँ ये हो सकता है कि आपके विचार अपनी फैमिली से अलग हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर लेके आते हो कहीं ना कहीं, कि भाई हाँ ये जो धर्म है ये ज़रूरी है। या अगर आप हिंदू हो तो आप बोलते हो कि नहीं, हमारा हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है, या नहीं भी बोलते हो तब भी हम जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम उस चीज़ को करते ज़रूर है, कहीं ना कहीं हम इम्प्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे दिमाग में घुसा हुआ है, हमारे फैमिली के द्वारा हमारे अंदर वो डाला गया है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स, मैं देखता हूँ अपने पेरेंट्स को कि वो भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं, कि हर चीज़ के लिए भगवान, जो भी काम करेंगे भगवान करेंगे। कोई अगर वो अच्छा भी काम करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भगवान ने किया है, हम कौन होते हैं करने वाले। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं नास्तिक नहीं हूँ, है ना, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। मैं अपनी मेहनत पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि, क्योंकि देखो वो कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा हुआ है उनके साथ तो भगवान ने किया है, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उनकी वजह से हुआ है, यानी कि खुद की वजह से। तो ये तो गलत चीज़ है ना, अगर कुछ गलत किया है, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भगवान की वजह से हुआ होगा डेफिनेटली फिर तो, है ना। तो ये भी एक सोचने वाली चीज़ है, हम इसके बारे में विचार नहीं करते हैं, लेकिन फैमिली में ऐसा होता है। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी जो है बिलीव हमारे मतलब वैसे नहीं करते, वो फैक्टों पे ध्यान ज़्यादा देते नहीं है, बस एक इमोशनली चीज़ जुड़े जो है अटैचमेंट होती है उनकी किसी एक चीज़ से। तो ये गलत चीज़ है ना, नहीं होना चाहिए। हम बिलीव करो, डेफिनेटली बिलीव करो, पूजा करनी है पूजा करो, लेकिन एक टाइम पे, है ना। एक हद तक भगवान आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन आप हर चीज़ के लिए उनको बोलो कि यार भगवान भगवान भगवान, तो वो भी नाराज़ हो जाएंगे आपसे, और पता चल रहा है गलती से या गुस्से में आके उन्होंने बोला कि चल तो ये जो है नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हम जो है इतनी भी ज़्यादा अंधे ना हो जाए इन चीज़ों के लिए कि हम सोचना समझना ही भूल जाए चीज़ों को लेके। एक यार ये रह गया सहयोगात्मक विवाद परिप्रेक्ष्य। तो ये बेसिकली साथ में बैठ के किसी बात पे जो है सहयोग करना, किसी व्यक्ति का, या उसकी सोच अगर आपसे मिल रही है या आप उसकी बात से सहमत हो तो आप जो है उसको सहयोगात्मक विवाद परिप्रेक्ष्य कह सकते हो, ठीक है। यानी कि जब कोई झगड़ा होता है उसको सुलझाते हैं, उसको हम सहयोग कहते हैं ना। कुछ लोग आके बीच में छुड़ाव कराते हैं, उसी को हम सहयोग कहते हैं। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी बड़ी हो गई है, सॉरी फॉर दैट, मुझे याद नहीं रहा, मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा था शायद आज, या फिर एक्सप्लेन करने के चक्कर में ज़्यादा देर हो गई। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।